हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्टेट के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या ईपीएफओ के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनका डिटेल में सोल्यूशन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 11th लेक्चर वीडियो है। 10 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले लेक्चर नंबर 10 जो पिछला लेक्चर था, इसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो वो पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो आखिरी क्वेश्चन था ये रह गया था। क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग अ प्राइस ऑफ राइजिंग प्राइस, यानी एक ड्यूरेशन है जिसमें प्राइस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, यानी इन्फ्लेशन का टाइम है। तो आपसे पूछा गया है विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड, यानी कौन सा इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड लीड टू प्रोड्यूस अ लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में से कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल रहता है इन्फ्लेशन पीरियड में, यानी जब प्राइस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है इन्फ्लेशन पीरियड में कौन सा मेथड सूटेबल रहता है अगर हम चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो, लोअर हो। तो हमारे लिए कौन सा प्राइसिंग मेथड सही रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में डिटेल में ये मेथड लीफो, फीफो, इवन हीफो सब पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसे पहले निकालो। ठीक है, जो पहले आया है उसे पहले निकालो। तो जो पहले आया हुआ है गोडाउन में वो क्या होगा, लोअर प्राइस पे होगा ना। ठीक है, और फिर उसके बाद आया होगा वो उससे थोड़ा सा अप प्राइस पे होगा, फिर उसके बाद जो आया होगा वो थोड़ा सा और अप प्राइस पे होगा, फिर उसके बाद वाला थोड़ा और महंगा होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो, कम हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो पहले का आइटम है जो सस्ता है, ठीक है, कम प्राइस वाला है, वो अगर हम निकालेंगे, ठीक है, उसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कम आएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक है, और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक जो बच गए वो क्या होगा, वो हायर प्राइस पे होगा। ठीक है, तो फीफो में यही होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले इन्वेंट्री आई हुई है, जो सस्ती इन्वेंट्री आई हुई है, ठीक है, वो अगर फीफो मेथड यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आता है, और कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा और क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर प्राइस पे। जबकि इसी की जगह अगर मैं लीफो की बात करूं, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है, पहले वाला आइटम कम प्राइस का, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा प्राइस वाला है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट तो सबसे महंगा आइटम है, क्योंकि ये टाइम क्या है, इन्फ्लेशन का टाइम है, प्राइस बढ़ रही है। तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट सबसे महंगे आइटम को अगर पहले निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा आएगा। कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट इस सिचुएशन में सुटेबल नहीं है, फीफो सुटेबल है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये देखिए लिखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी आज का पार्ट 11 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिटी कैश सिस्टम इज डिजाइन, यानी ये जो पिटी कैश सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया है टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस, टू कवर द स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम, टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, टू कवर बोथ स्मॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, तो पिटी कैश सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि ये किस पर्पज से यूज होता है। तो बता दूं, ये जो पिटी कैश सिस्टम है ये बेसिकली बिजनेस के डेली के जो छोटे स्मॉल कैश पेमेंट हैं, छोटे स्मॉल खर्चे जो बिजनेस के डेली हैं, उनके लिए पिटी कैश सिस्टम यूज होता है। इसमें कैश पे पेमेंट होता है और ये जनरली छोटे खर्चे होते हैं, जैसे पोस्टेज हुआ, स्टेशनरी हुआ, कन्वीनियंस के चार्जेस हैं, या आपके रिफ्रेशमेंट के चार्जेस हैं। ठीक है, एंड इसमें एक और खास बात है, ये पिटी कैश सिस्टम जो होता है ना, इसमें पिटी कैश इनकम नहीं रिकॉर्ड की जाती, इसमें दो चीज नहीं रिकॉर्ड की जाती। एक तो पिटी कैश इनकम, कोई जो पिटी इनकम हो रही है, पेटी इनकम, नॉट पिटी, पेटी इनकम जो हो रही है वो नहीं रिकॉर्ड की जाती, इसमें खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और दूसरा है, इसमें लार्ज ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किए जाते। तो दो चीज इसमें नहीं रिकॉर्ड की जाती है। तो देखिए इसमें क्या है, स्मॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम रिकॉर्ड नहीं की जाती तो ये होगा नहीं, इनकम नहीं होती तो ये नहीं होगा, और ऑल द नीड तो यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि पेटी कैश सिस्टम कवर करता है स्मॉल खर्चे, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्मॉल खर्चे जिसका कैश पे पेमेंट होता है वो कवर किए जाते हैं पेटी कैश सिस्टम में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर को फोरफीट किया जाता है, फोरफीट करना मतलब होता है जब्त करना। अगर शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द कॉल्स, जो भी कॉल का अमाउंट कंपनी ने कॉल किया है, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल का अमाउंट मांगा है और शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, तो फोरफीट होता है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। तो आपसे पूछा गया है शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट जो है किससे डेबिट किया जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट, जितना कंपनी ने कॉल किया था उस अमाउंट से डेबिट किया जाता है। ठीक है, और जितना अमाउंट फोरफीट हुआ है, जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 4 रुपए शेयर होल्डर दे चुका था, 6 रुपए अभी बाकी था। ठीक है, तो जो 4 रुपए दे चुका है वो फोरफीट होगा ना, तो जो अमाउंट ऑलरेडी दे चुका है वो अमाउंट जाता है फोरफीचर अकाउंट में, शेयर फोरफीचर अकाउंट में। ठीक है, और जो अनपेड अमाउंट है, जो वो नहीं दे पा रहा है, वो जाता है कॉल इन एरियर अमाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट में। ठीक, अब इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में जो कंपनी ने कॉल किया अमाउंट, टोटल कॉल्ड अप अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया है वो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। फोरफीटेड अमाउंट नहीं जाता है, नॉमिनल वैल्यू नहीं जाती है, पेड अप वैल्यू भी नहीं जाती है, कॉल्ड अप वैल्यू जाती है, जितना कंपनी ने कॉल किया है। ठीक है, ये 10 रुपए नहीं, जितना भी कंपनी ने कॉल किया था। ठीक है, सपोज करिए 4 रुपए दे चुका था कंपनी ने, सपोज करिए 3 रुपए कॉल किया था, तो जितना भी कंपनी ने कॉल किया था वो अमाउंट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से है कि पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। पे आउट मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशियो। आप जानते हैं कंपनी की जो टोटल अर्निंग है उसका एक सर्टेन पोर्शन कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। कंपनी की जितनी भी अर्निंग हुई, सपोज करिए 100 रुपए की अर्निंग हुई, इस 100 रुपए में से कंपनी शायद 5 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसी को कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। यानी क्या प्रोपोर्शन कंपनी अपनी अर्निंग का डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग में से ही तो डिविडेंड पे हो रहा है। अर्निंग शायद 100 रुपए की थी तो उसमें से 5 रुपए डिविडेंड दिया जा रहा है, तो डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस रिटेन, यानी कितना प्रॉफिट का कितना पोर्शन कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन ए, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, दिस इज द फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। इफ द देखो, इफ द लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म इज इनहांस बियॉन्ड जेन्युइन नीड, यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन की जो लिक्विडिटी है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी घटती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, या प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन ही नहीं कर सकते। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, एक टॉपिक हमने पढ़ा है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ, ये क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ। यानी लिक्विडिटी अगर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, यानी लिक्विड फॉर्म में कैश, मतलब लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एसेट को लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रखा है, ठीक है, उस कैश का ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती थी, मशीनरी वगैरह खरीद सकती थी, ठीक है, कोई प्लांट वगैरह सेटअप कर सकती थी, फैक्ट्री खरीद सकती थी, ठीक है, बट कंपनी ने क्या किया है, उसको सेफ हैंड रहने के लिए कैश के फॉर्म में पैसे को रखा है। तो इससे क्या है, दिस इज आइडल फंड, ये फंड क्या कोई रिटर्न दे रहा है, नहीं, लेकिन उसी की जगह कंपनी ने अगर कोई फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, मशीनरी खरीदी होती, तो इससे क्या होता, और ज्यादा प्रोडक्शन होता, कंपनी का और ज्यादा प्रॉफिट होता। तो अगर कंपनी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मेंटेन कर रही है, अच्छा ये टॉपिक हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये टॉपिक आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है, तो कंपनी ने अगर लिक्विडिटी बहुत हाई रखी है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, यानी आपने कैश में पैसा लेके रखा है, ठीक है, कैश में जो पैसा रखा है उसका कोई फायदा नहीं, उसको इन्वेस्ट करें तभी वो पैसा बढ़ेगा, तो इट डिक्रीजेस द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहां से है, डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग से है। तो क्वेश्चन क्या है कि बुक वैल्यू ऑफ अ मशीनरी परचेज 2 years ago depreciated at 10%, on written down value basis is 81,000, what was the original cost of the asset। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीनरी थी, ठीक है, ये मशीनरी थी, 2 साल पहले इसको खरीदा गया,
ठीक है, उस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा। पहले साल खरीदा, ठीक है, दूसरे साल फिर मतलब 2 साल पहले खरीदा गया था, उस पे डेप्रिसिएशन लगा 10% के रेट से। डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट किया गया एंड आज की तारीख पे इसकी वैल्यू है 81,000। तो आपको बताना है कि 2 साल पहले इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी इस एसेट की, ये बताना है। ठीक, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ाया, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से है। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि अगर आपको ओरिजिनल कॉस्ट पता करनी है, बुक वैल्यू पता करनी है, देन दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। बुक वैल्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर का पावर एन। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्वेश्चन में दी है, हाँ दी है 81,000। आज की तारीख पे इसकी प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, बुक वैल्यू क्या है 81,000। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है मशीनरी की, वो तो निकालना है। 1 माइनस आर क्या है, परसेंटेज, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या है, बताइए क्या है, 10% है। तो 10% को पॉइंट के टर्म में लिखेंगे 0.10। 2 साल का डेप्रिसिएशन इसमें पूछा जा रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई होगा, हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। ठीक है, 0.9 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट इज 9 9 जा 81, तो दिस इज 81। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ये ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 81,000 इक्वल्स टू ओसी ओरिजिनल कॉस्ट एंड दिस इज 0.81। ठीक है, अब 0.81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डिवाइड बाय 100, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर ये 81 से 81 कटा और ये क्या है 1000 और ये है 100, यानी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख, 5 जीरो है 1 लाख आ गई, निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से आप ओरिजिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए, यानी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपए। पहले साल के बाद डेप्रिसिएशन लगा 10% के रेट से, तो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। तो यानी 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, यानी बुक वैल्यू 1 साल के बाद कितनी आई, 90,000 हो गई। ठीक, फिर दूसरे साल के बाद फिर से डेप्रिसिएशन लगा। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है बुक वैल्यू पे, यानी बुक वैल्यू क्या है 90,000, उस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो 90,000 का 10% 9,000। ठीक, ये आ गया। तो 90,000 माइनस 9,000, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 81,000। तो ये आज की बुक वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी है। तो देखिए आप यहां से भी चल के आपने ये निकाल लिया कि 1 लाख अगर 2 साल पहले ओरिजिनल कॉस्ट है तो आज उसकी बुक वैल्यू 81,000 होगी अगर 10% का डेप्रिसिएशन है। ठीक, तो आंसर आप समझ गए होंगे, आंसर क्या है 1 लाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू, विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड है क्यों, बिकॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिज्म या अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं विंडो ड्रेसिंग क्या है। विंडो ड्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा, आप बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह के सामने से गुजरते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छे से उनका विंडो जो होती है ग्लास की, उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखी होती है, डमी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो वो उन्होंने क्या है विंडो ड्रेसिंग करके रखी है, मतलब बहुत अच्छे से शो की हुई है चीजें, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग फाइनेंशियल टर्म में बेसिकली क्या मतलब होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, ठीक है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन शो किया जाए जिससे बेटर फाइनेंशियल पोजीशन शो की जाए। एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी नहीं है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन करके बहुत अच्छे से चीजों को प्रेजेंट किया जाए तो इसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। ठीक, अब विंडो ड्रेसिंग प्रोहिबिटेड है, विंडो ड्रेसिंग करना अलाउ नहीं है ड्यू टू किसके कारण, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के कारण, मटेरियलिटी के कारण, अक्रूवल के कारण या डिस्क्लोजर के कारण। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि जितनी देखिए फुल डिस्क्लोज, नाम क्या है फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर यानी फुल्ली डिस्क्लोज करो, जितनी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जितनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फुल फेयरली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज करना है। तो दिस प्रोहिबिट द विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिटेल में पढ़ाया है, तो इन बाकी तीनों के बारे में भी बताया, इसका कोई रिलेशन नहीं है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर यहाँ पे आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेटवर्थ, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन,
बिजनेस की नेटवर्थ का क्या मतलब होता है? इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, फिक्स एसेट माइनस करंट एसेट। ठीक है, तो नेटवर्थ मतलब क्या होता है? तो नेटवर्थ मतलब होता है ओनर्स इक्विटी, ओनर की इक्विटी, या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो नेटवर्थ मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करिए तो निकल के आता है नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या इसको ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक, तो आंसर आप समझ गए होंगे। आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, जो भी डिवेंचर पे जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है, क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, या ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड होता है, या ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट अकाउंट, क्या होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए जो भी इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर होता है, कंपनी को जो भी इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर पे, इट इज द फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है डिवेंचर होल्डर को। जबकि शेयर के केस में क्या होता है? शेयर के केस में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, नहीं हुआ तो नहीं देगी। ठीक है, इक्विटी शेयर के केस में तो यही है, लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है। इट इज अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कंपनी को पे करना ही है, भले ही प्रॉफिट हो लॉस हो। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, दिस इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन, इन दोनों में डिफरेंस होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इसको पे किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले इसको कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट पेबल। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, फिर प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन आप मतलब डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिवाइड कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे रिजर्व्स में एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद किया जाता है ना। इट इज पेड ओनली आफ्टर प्रॉफिट्स आर डिटरमाइंड। प्रॉफिट को डिटरमाइन किया गया, उसके बाद इसे पे किया गया, तो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट पेबल क्या होता है? इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्रिएटेड। ये जो सीआरआर होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये क्रिएट किया जाता है वॉलेंट्री इच्छा से, टू एक्यूमुलेट फंड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर इन फ्यूचर। अगला है टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगला है आउट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। आउट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए एक बात तो चारों में कॉमन लिखी है और वो सही भी है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के पर्पज से सीआरआर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ये बात तो सही है। ठीक है, सीआरआर अकाउंट क्रिएट किया जाता है टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। ठीक, अब आगे की चीजें इसमें अलग अलग लिखी हैं, तो अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो सीआरआर अकाउंट जो है ना, बनाना ये लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी की। ठीक है, कंपनी जब रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है, तो उतना ही अमाउंट कंपनी को ट्रांसफर करना होता है सीआरआर में। सीआरआर इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ताकि कंपनी का जो कैपिटल है वो मेंटेन रह सके आफ्टर रिडम्पशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये कंपनी का वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 12। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।